हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान साइंस का जो चैप्टर नंबर 13 है आपके हमारा पर्यावरण, तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल और बेस्ट नोट्स इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने इन नोट्स को अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, फुल मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान साइंस के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं। उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान साइंस का जो चैप्टर नंबर 13 है, आपके अध्याय 13 है हमारा पर्यावरण, तो इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आप इन नोट्स को अपनी नोटबुक में साथ में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिए गए हैं 7297831166 इस नंबर से संपर्क करके आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पर्यावरण, यानी पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण की क्या परिभाषा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास का वह आवरण, वह भाग जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यानी हमारे आसपास का वह आवरण, वह भाग जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद में है पारिस्थितिकी, यानी पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। तो जीवधारियों पर पर्यावरण के प्रभावों के अध्ययन की जो शाखा है, जो ब्रांच है, उसको हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी जीवधारियों पर पर्यावरण के प्रभावों के अध्ययन की जो शाखा है उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है, जो एग्जाम में आपके सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग है वो कौन से वैज्ञानिक ने किया था, रेटर ने किया था। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि पारिस्थितिकी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया, रेटर ने किया। तो इस बात को, इस फैक्ट को आपको अच्छे से याद करना है। और जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा नहीं लिखा है वो सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखेंगे। उसके बाद में डियर स्टूडेंट अगला टॉपिक है आपकी पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, और इस टॉपिक को हम आगे और विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसके जो घटक है वो दो प्रकार के होते हैं। एक घटक का नाम है आपके अजैविक घटक और दूसरा है आपके जैविक घटक। अब प्यारे बच्चों अजैविक जो घटक होता है उसमें कौन कौन सम्मिलित है, इसमें जल सम्मिलित होता है, आपके वायु, प्रकाश, ताप, मृदा आदि, ये सब अजैविक घटक में सम्मिलित हैं। और दूसरा घटक है आपके पारिस्थितिकी तंत्र का जिसका नाम है जैविक घटक। अब जैविक घटक है ये निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले है आपके उत्पादक। अब उत्पादक में कौन कौन शामिल होते हैं, तो उत्पादक है इसमें सभी हरे पौधे आते हैं। यानी जो उत्पादक होता है उसमें सभी हरे पादप हैं, हरे पौधे हैं वो आते हैं। और दूसरा है आपके 2 नंबर पर है उपभोक्ता। अब उपभोक्ता क्या होते हैं, ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आदि होते हैं। ओके। और तीसरा है आपके अपघटक। अपघटक क्या होते हैं, ये सूक्ष्मजीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं। उसके बाद में है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा है कि किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीवधारियों तथा उनके पर्यावरण के बीच प्रकार्यात्मक संबंध को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। यानी किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीवधारियों तथा उनके पर्यावरण के बीच जो प्रकार्यात्मक संबंध है, जो प्रकार्यात्मक रिलेशन है, उसको हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, और पारिस्थितिकी तंत्र को प्यारे बच्चों अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, एजी टेंसले ने किया था। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो किस वैज्ञानिक
मानिक ने किया था, एजी टेंसले ने किया था। और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा ये जरूर लिखना है। उसके बाद में देखिए एक इंपॉर्टेंट है जो आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ को परिभाषित कीजिए, यानी इनकी परिभाषा लिखकर इनके उदाहरण है वो आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा अपघटित होकर अपेक्षाकृत सरल और अहानिकारक पदार्थों में बदल दिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो सूक्ष्म जीवधारियों के द्वारा अपघटित होकर अपेक्षाकृत सरल और अहानिकारक पदार्थों में बदल दिए जाते हैं, परिवर्तित कर दिए जाते हैं, उन्हें हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो साग सब्जियों के जो छिलके हैं और घरेलू मलमूत्र है और कागज है, कृषि अपशिष्ट है, लकड़ी है, कपड़ा है आदि, ये सब किस में आते हैं, ये सब प्यारे बच्चों जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आपके अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अब अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो इन सूक्ष्म जीवधारियों के द्वारा अपघटित नहीं किए जा सकते हैं, ये लंबे समय तक प्रकृति में बने रहते हैं और यह पदार्थ अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्लास्टिक है, पॉलीथीन है और कांच है, डीडीटी है, ये सब क्या है, ये सब प्यारे बच्चों अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है, अच्छे से आपको तैयार करना है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आपके बन सकता है कि सबसे खतरनाक अपशिष्ट का उदाहरण दीजिए या फिर सबसे खतरनाक अपशिष्ट का नाम लिखिए। तो सबसे खतरनाक अपशिष्ट कौन सा है, आपके प्लास्टिक है। सबसे खतरनाक अपशिष्ट कौन सा है प्यारे बच्चों, प्लास्टिक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है और जय माता दी सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद में है पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों का वर्णन, यानी ये वाला जो टॉपिक है ये आपके काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पारिस्थितिकी जो तंत्र के जो घटक है उनका वर्णन कीजिए। तो यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से घटक हैं, तो पारिस्थितिकी जो तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, उसके निम्नलिखित दो प्रमुख घटक होते हैं प्यारे बच्चों। एक तो है आपके अजैविक घटक। अब अजैविक घटक है ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको दे रखा है अकार्बनिक। अब अकार्बनिक की हम बात करें तो इसमें H2 यानी जल है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, अमोनिया है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, लवण आदि आते हैं। और दूसरा है आपके कार्बनिक। अब कार्बनिक में कौन कौन सम्मिलित है, इसमें कार्बोहाइड्रेट सम्मिलित है, प्रोटीन है, वसा है आदि, वृत्त अणु, ये सब सम्मिलित होते हैं। ये सब किस में सम्मिलित होते हैं, कार्बनिक में। तीसरा है प्यारे बच्चों आपके भौतिक। अब भौतिक में कौन कौन सम्मिलित है, इसमें वातावरणीय कारक है, जैसे वायु है, जल है, ताप है, प्रकाश है आदि, ये सम्मिलित होते हैं। उसके बाद में दूसरा घटक है आपके जैविक घटक। अब जैविक घटक है इसमें विभिन्न जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं और ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पादक की, यानी उत्पादक क्या होता है, उत्पादक किसे कहते हैं। तो सभी हरे प्रकाश संश्लेषी पौधे उत्पादक कहलाते हैं, यानी सभी हरे प्रकाश संश्लेषी जो पौधे हैं, जो पादप हैं, उनको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, उत्पादक कहते हैं। और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से पानी और CO2 के द्वारा भोजन संश्लेषित कर लेते हैं और यह भोजन प्राय मंड, प्रोटीन और वसा के रूप में संचित कर लिया जाता है। और ये रिएक्शन आपको अच्छे से याद रखनी है कि 6CO2 + 12H2O, और तीर का जो निशान है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, यहाँ पर पर्णहरित है, और ये आपके ग्लूकोज है C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो ये रिएक्शन आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में जैविक घटक के अंदर दूसरा है आपके उपभोक्ता। अब उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो जंतु भोजन प्राप्ति के लिए पौधों द्वारा
पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित होते हैं और ये क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। और ये निम्न प्रकार के होते हैं कि जंतु भोजन प्राप्ति के लिए पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित होते हैं और ये क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। और जो उपभोक्ता है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता है। और प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है कि ये सीधे पौधों को खाता है, यानी ये सीधे पौधों को खाता है, पादप को खाता है, अतः ये शाकाहारी होते हैं। ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, शाकाहारी होते हैं। जैसे है आपके टिड्डा। और दूसरा है आपके द्वितीयक उपभोक्ता। अब द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, ये शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, यानी जितने भी शाकाहारी जंतु हैं उनको खाते हैं। जैसे हम बात करें उदाहरण के लिए मेंढक। और तीसरा है आपके तृतीयक उपभोक्ता। अब तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे सरप है आपकी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 3 नंबर है अपघटक। अब अपघटक क्या होता है, तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ये प्यारे बच्चों क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के मृत शरीरों का अपघटन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ये पदार्थों का चक्रण करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जिसको प्यारे बच्चों हमने हाईलाइट किया है कि एक तो उत्पादक, एक उपभोक्ता और एक अपघटक, ये सभी क्या हैं, ये सभी पारितंत्र के घटक हैं। तो पारितंत्र के घटक कौन कौन से हैं, एक तो उत्पादक है, एक उपभोक्ता है और एक अपघटक है। ये तीनों किस में आते हैं, ये तीनों प्यारे बच्चों पारितंत्र के घटक में आते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है आपके अपमार्जक। अब अपमार्जक क्या होता है कि जीवाणु एवं कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। यानी जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। यानी अपमार्जक है वो क्या होते हैं, अपमार्जक है जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का क्या करते हैं, अपमार्जन करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। और अपमार्जक जो होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आपके पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका। पारितंत्र है उसमें अपमार्जकों की क्या भूमिका है, तो पारितंत्र में अपमार्जकों का प्रमुख स्थान है। पारितंत्र में जो अपमार्जक हैं उनका प्रमुख स्थान है, जीवाणु हैं, मृतोपजीवी हैं और अन्य सूक्ष्म जीव अपमार्जकों का क्या करते हैं, जो अपमार्जक है उनका कार्य करते हैं। और ये मृत शरीरों पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। इसी प्रकार से कचरा जैसे फलों और सब्जियों के जो छिलके हैं, सड़े गले फल हैं, साग सब्जियां आदि अपमार्जकों के द्वारा विघटित कर दिए जाते हैं, जो सरलता से प्रकृति में पुनः मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से पारितंत्र हैं, उनकी अपमार्जक में भूमिका है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपकी आहार श्रृंखला। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एक तो आहार श्रृंखला है और जिसको खाद्य श्रृंखला भी कहा जाता है, और दूसरा है आपके आहार जाल या फिर खाद्य जाल। तो हम बात करेंगे आहार श्रृंखला क्या होती है या फिर खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो किसी पारितंत्र में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। यानी किसी पारितंत्र में जीव है वो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए घास को टिड्डा खाता है। घास को कौन खाता है प्यारे बच्चों, टिड्डा खाता है। और टिड्डे को कौन खाएगा, मेंढक खाएगा। और मेंढक को कौन खाएगा, सरप खाएगा। इसी प्रकार
प्रकार पारितंत्र में जीवधारियों की निर्भरता के आधार पर एक श्रृंखला बन जाती है और इस श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं या आहार श्रृंखला कहते हैं। ओके, और जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर प्यारे बच्चों आहार श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला है, उसके 3 उदाहरण आपको बता रहा हूँ। जिसमें पहला उदाहरण है आपके कि घास है, घास को कौन खा रहा है प्यारे बच्चों, टिड्डा खा रहा है, और टिड्डे को कौन खा रहा है, मेंढक खा रहा है, मेंढक को कौन खा रहा है, सांप, और सांप को कौन खा रहा है, बाज। तो ये एक श्रृंखला बन गई जिसको हम खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपके पेड़ है पादप है, उसको कौन खाएगा, हिरन, और हिरन को कौन खाएगा, शेर खाएगा। तो ये आपकी दूसरी खाद्य श्रृंखला है। और तीसरा उदाहरण है आपके सेवाल, सेवाल को कौन खाएगा प्यारे बच्चों, कीट खाएगा, कीट जो मकोड़े होते हैं उनको कौन खाएगा, मछली, और मछली को कौन खाएगा, सारस खाएगा। तो ये आपकी एक तीसरी खाद्य श्रृंखला है। तो खाद्य श्रृंखला के इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और उसके बाद में प्यारे बच्चों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला है वो जितनी लंबी होगी, खाद्य श्रृंखला जितनी लंबी होगी, अंतिम उपभोक्ता को उतनी ही कम ऊर्जा की प्राप्ति होगी। यानी जो खाद्य श्रृंखला है वो जितनी लंबी जाएगी, जितनी लंबी होगी, अंतिम जो उपभोक्ता है उसको उतनी ही कम ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ओके, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है आपके जिसमें पोषी स्तर के बारे में दिया गया है, और पोषी स्तर से संबंधित आपके क्वेश्चन भी है, अभ्यास क्वेश्चन भी है, तो उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लिया। तो देखिए पोषी स्तर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम पोषी स्तर की परिभाषा की बात करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। तो आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर भोजन ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। कि आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर भोजन ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। और यहाँ पर एक आहार श्रृंखला का उदाहरण आप देख सकते हैं कि घास है, घास को कौन खा रहा है, कीट, कीट को कौन खा रहा है, मेंढक, मेंढक को कौन खा रहा है, सर्प, सर्प को कौन खा रहा है, बाज। और उपरोक्त आहार श्रृंखला में कितने पोषी स्तर है, 5 पोषी स्तर है। एक तो आपके घास है, दूसरा आपके कीट है, तीसरा आपके मेंढक है, और 4 नंबर पर आपके सर्प है, 5 नंबर पर आपके बाज है। तो इसमें टोटल इसमें कुल कितने पोषी स्तर है, 5 पोषी स्तर है। तो सबसे पहला पोषी स्तर है जिसको प्रथम पोषी स्तर के नाम से जानते हैं। तो इसमें प्रथम पोषी स्तर कौन है प्यारे बच्चों, घास है, जो कि क्या है, स्वयं पोषी है, जो कि क्या है, स्वयं पोषी है और उत्पादक होता है। और दूसरा है आपके द्वितीय पोषी स्तर। तो द्वितीय पोषी स्तर कौन है प्यारे बच्चों, इसमें कीट है, कौन है, कीट, जो कि क्या है प्यारे बच्चों, शाकाहारी है और प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। और इसमें तृतीय पोषी स्तर कौन है, तृतीय पोषी स्तर इसमें मेंढक है, जो क्या है, मांसाहारी है और द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। और 4 नंबर पर है चतुर्थ पोषी स्तर। चतुर्थ पोषी स्तर कौन है, इसमें सर्प है, सांप है, जो क्या है, एक प्रकार का मांसाहारी है और तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। और पंचम पोषी स्तर कौन है, पंचम पोषी स्तर प्यारे बच्चों बाज है, जो कि क्या है, मांसाहारी है और चतुर्थ उपभोक्ता कहलाता है। उसके बाद में है 10% का नियम। और 10% का जो नियम है वो लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है कि लिंडेमान का 10% नियम लिखिए या फिर केवल 10% नियम लिखिए। ओके, तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है, अच्छे से आपको याद रखना है कि उत्पादक सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं। और ये प्रश्न काफी बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आपके साइंस के पेपर में आ चुका है कि सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों के लिए कौन उपलब्ध करवाता है, तो वो उत्पादक होता है। वो क्या होता है, उत्पादक होता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों खाद्य जाल है जिसको आहार जाल के नाम से भी जानते हैं। खाद्य जाल या आहार जाल क्या होती है, जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर एक जटिल पथ बनाती हैं
और जिसे हम खाद्य जाल या आहार जाल कहते हैं। तो ये खाद्य जाल और आहार जाल की परिभाषा है और यहाँ पर ये आहार जाल खाद्य श्रृंखला का खाद्य जाल का जो पैटर्न है, जो जाल है, वो आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर है शैवाल, और शैवाल को कौन खा रहा है प्यारे बच्चों? बिच्छू। बिच्छू को मछली खा रही है, मछली को सारस खा रहा है, सारस को शेर खा रहा है, और इधर से आप देख सकते हैं ये आपके पेड़ है, पेड़ को हिरण खा रहा है, हिरण को कौन खा रहा है? कुत्ता खा रहा है। तो इस प्रकार से ये एक जाल बना हुआ है। ओके, जैसे घास को कौन खा रहा है? कीड़े, कीड़े को कबूतर, कबूतर को सांप, और यहाँ पर कीड़े को यहाँ पर देखिए घास को कौन खा रहा है? मेंढक, और मेंढक को कौन खा रहा है? सारस खा रहा है। तो इस प्रकार से एक जाल बन गया है। इस जाल को हम क्या कहते हैं? आहार जाल या फिर खाद्य जाल कहते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो एक साइड में आपके खाद्य श्रृंखला आहार श्रृंखला है और दूसरी साइड में आपके खाद्य जाल आहार जाल है। तो खाद्य श्रृंखला में पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन तथा ऊर्जा के प्रवाह को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। जबकि खाद्य जाल में पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं? एक जाल बनाती हैं। आहार श्रृंखला में दूसरा पॉइंट है कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह है एक दिशीय होता है, और आहार जाल में दूसरा पॉइंट याद रखना कि उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह है वो बहुमुखी होता है। और तीसरा पॉइंट खाद्य श्रृंखला में इसमें पोषण स्तर क्या होता है? सीमित होता है। और जो खाद्य जाल है उसमें तीसरा पॉइंट है कि इसमें पोषण स्तर पारितंत्र में प्राकृतिक संतुलन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। और खाद्य श्रृंखला में 4 नंबर पॉइंट है कि ये बहुत छोटी होती है, और खाद्य जाल में 4 नंबर पॉइंट है कि ये बहुत बड़ा होता है, यानी जो जाल होता है, खाद्य जाल होता है, वो बहुत ही बड़ा होता है। और उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है, अच्छे से आपको याद रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी पर अंतिम ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन होता है? सूर्य होता है। पृथ्वी पर अंतिम ऊर्जा का स्रोत कौन होता है? सूर्य। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आरेख चित्र। ये चित्र आपको जरूर याद रखना है। सबसे पहले आपके शीर्ष मांसाहारीय, उसके बाद में मांसाहारीय, उसके बाद में शाकाहारीय, उसके बाद में उत्पादक है, उसके बाद में सूर्य का प्रकाश। तो ये डायग्राम, ये जो आरेख चित्र है, ये आपको जरूर समझना है, अच्छे से आपको बनाना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों जैव आवर्धन। अब देखिए जैव आवर्धन क्या होता है? तो किसी आहार श्रृंखला में जो हानिकारक रसायन हैं उनका समावेश क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता है। किसी आहार श्रृंखला में, किसी खाद्य श्रृंखला में जो हानिकारक रसायन हैं उनका समावेश क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता है। और ऊर्जा संबंधी 10% जो नियम है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है पारिस्थितिकी पिरामिड। अब पारिस्थितिक जो पिरामिड होते हैं वो क्या होते हैं? किसी भी पारितंत्र में उत्पादकों, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों के चित्रीय निरूपण को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। और जो पारिस्थितिकी पिरामिड है वो प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला प्रकार है कि जीव संख्या का पिरामिड, और दूसरा है जीव भार का पिरामिड, और तीसरा है आपके ऊर्जा का पिरामिड। तो ये 3 प्रकार का होता है। और उसके बाद में अगला जो टॉपिक है आपके, इस टॉपिक से पहले एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 100% आपके पेपर में छप सकता है ये। तो ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है।
उसके बाद में अगला टॉपिक है आपके प्यारे बच्चों पर्यावरण की समस्याएं। अब पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, तो पर्यावरण में परिवर्तन हमें क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, और हमारी जो गतिविधियां हैं वो भी पर्यावरण को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, कमी आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब पर्यावरण संबंधी समस्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्यारे बच्चों ओजोन परत का अपक्षय और दूसरा है आपके अपशिष्ट निपटान। तो दोनों समस्याओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है प्यारे बच्चों ओजोन परत, यानी ओजोन परत क्या होती है। तो ओजोन का नाम आपने सुना होगा, जिसका सूत्र है O3 के अणु हैं वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से कौन बनता है, ओजोन बनता है। और ओजोन परत है वो पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है, और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा है, कैंसर है आदि से भी हमें क्या करती है, रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है, अच्छे से आपको याद रखना है कि मुख्य रूप से ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत है वो कौन से मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों ओजोन का निर्माण। अब ओजोन का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन आप समझ सकते हैं कि O2 तीर का निशान O+O, और यहाँ पर पराबैंगनी विकिरण है, और O+O2 तीर का निशान O3। तो इस प्रकार से ओजोन है उसका निर्माण होता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है आपके, अगला टॉपिक है कि ओजोन परत का ह्रास, यानी ओजोन परत में किस प्रकार से कमी आ रही है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट याद रखना है कि 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की जो मोटाई है उसमें कमी देखी गई। और दूसरा पॉइंट है कि सन 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है आपकी, और दूसरे पॉइंट में है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का पूरा नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको फ्रियोन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया है, और इनका उपयोग शीतलन तथा अग्निशमन के लिए किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, इसका पूरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वोन्मुति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, आपके साइंस के पेपर में ये प्रश्न छप सकता है कि रेफ्रिजरेटर है उसमें कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है, CFC का यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में पर्यावरण संबंधी दूसरी समस्या है आपके कचरा प्रबंधन, यानी हम कचरे को किस प्रकार से प्रबंध कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, और कचरा निपटान की जो समस्या है उसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, उसके कौन कौन से उपाय हैं। तो इसमें पहला उपाय है कि हमें जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय कचरे को अलग अलग कर लेना चाहिए। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को पुनः चक्रण हेतु कारखाने भेज देना चाहिए, जिसे इन्हें पुनः प्रयोग में लाया जा सके। और दूसरा उपाय है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का प्रयोग खाद बनाने के लिए करना चाहिए, जिससे पौधों को उच्च कोटि की खाद उपलब्ध हो सके। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ जो आपका चैप्टर नंबर 13 है हमारा पर्यावरण, इसके कंप्लीट नोट्स इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिए हैं। अगर आपने इन कंप्लीट नोट्स को अच्छे से तैयार कर लिया
तो आपको विज्ञान की जो बुक है वो आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। शानदार नोट्स हैं, बेस्ट नोट्स हैं, और ये नोट्स पढ़कर विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, फुल मार्क आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।